उत्तर पूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे FM गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी। नमस्कार, मैं हूं चंद्रिका जोशी। रविवार की शाम के साथ ही एक बार फिर हम आपसे मिलने आ पहुंचे हैं। इस साप्ताहिक कार्यक्रम में प्रत्येक रविवार पूर्वोत्तर राज्यों के सफर में आधे घंटे के लिए हम आपको अपने साथ लिए चलते हैं। हम ऐसे पूर्वोत्तर को जानेंगे जो सुंदर है, जहां लोगों का प्रकृति के प्रति प्यार और सद्भाव है, और यही वो शक्ति है जिस पर देश गर्व करता है। पूर्वोत्तर में विविध भाषाएं और बोलियां हैं, लेकिन ये अलग होते हुए भी सबको देश प्रेम के एक सूत्र में बांधे रखती हैं। हमारा पूर्वोत्तर जो विकास के नए कीर्तिमान बना रहा है, तो आइए चलें पूर्वोत्तर की ओर। पूर्वोत्तर डायरी। आज के संस्करण में हम आपके लिए लेकर आए हैं त्रिपुरा में प्लास्टिक मुक्त अभियान शुरू किया गया, अरुणाचल प्रदेश में युवा पर्यटन क्लब की पहल, रेस्तरां व्यवसाय के माध्यम से अपने सपने को साकार करने वाले शिलांग में जन्मे तेनजिंग सेरिंग की शेफ बनने की सफलता की कहानी। इसके अलावा सिक्किम विश्वविद्यालय के कुलपति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 3 साल पूरा होने के अवसर पर गैंगटॉक में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया, और हम आपको सुनवाएंगे भानु पुरस्कार 2023 से सम्मानित वरिष्ठ साहित्यकार श्री थिरु प्रसाद नेपाल के साथ हमारे गैंगटॉक केंद्र से संवाददाता उषा शर्मा की बातचीत। तो आइए सफर शुरू करें। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा में 1 महीने तक चलने वाला प्लास्टिक मुक्त अभियान इस महीने की 15 तारीख को मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा द्वारा शुरू किया गया। प्लास्टिक मुक्त अभियान का उद्देश्य प्लास्टिक के एकल उपयोग को खत्म करना और इसके हानिकारक प्रभावों के बारे में जनता को शिक्षित करना, उन्हें जागरूक करना और बेहतर कल के लिए प्लास्टिक के प्रति उनके दृष्टिकोण में बदलाव लाना है। मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि शोधकर्ताओं ने प्लास्टिक में 13,000 प्रकार के रसायन पाए हैं जो चिंता पैदा करते हैं। इनमें से लगभग 3200 स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं और मोटापे का कारण भी बन सकते हैं। मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि इस तरह के अभियान के लिए जन जागरूकता की जरूरत है और इसे केवल कानूनी कार्रवाइयों से ही नहीं किया जा सकता, बल्कि इसका सबसे सफल साधन है आम आदमी में जागरूकता पैदा करना। आकाशवाणी से बातचीत में मुख्य सचिव जेके सिन्हा ने कहा कि इस अभियान में सरकारी संस्थान, कॉलेज, स्कूल और अन्य संगठन शामिल होंगे। इससे भी महत्वपूर्ण बात ये है कि इस अभियान को जमीनी स्तर तक यानी हर एक व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा। त्रिपुरा सरकार द्वारा 1 महीने का प्लास्टिक मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत जितने भी संस्थाएं हैं, जितने भी सरकारी दफ्तर हैं, जितने भी कॉलेज, स्कूल्स हैं, जितने भी अन्य ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सभी को इन्वॉल्व किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस आंदोलन को, इस अभियान को ग्रास रूट्स तक लिया जाएगा। और इसी क्रम में आज इसका उद्बोधन हुआ और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो आंदोलन है, अभियान है, एक सरकारी कार्यक्रम न बने, बल्कि एक जन आंदोलन बने, जन जागरण हो, और इस जन जागरण से जो प्लास्टिक के प्रयोग से जो नुकसान होता है उसके बारे में लोग जानें, प्लास्टिक को यूज न करें, प्लास्टिक के जो अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स हैं उसको यूज करें, और इससे प्लास्टिक से तो मुक्ति मिलेगी ही, इसके अलावा जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के भाई बहन हैं उनकी भी आमदनी में बढ़ोतरी है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह 1 महीना चलने वाला अभियान बहुत सफल होगा। प्रधान वन संरक्षक KS शेट्टी ने कहा कि 1 महीने के इस अभियान में सिंगल यूज प्लास्टिक को हतोत्साहित किया जाएगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्लास्टिक मुक्त त्रिपुरा कैंपेन लॉन्च की गई है। ये 1 महीने की कैंपेन है। इस कैंपेन में पूरे त्रिपुरा में सिंगल यूज प्लास्टिक को बहुत डिस्करेज किया जाएगा, और इसके जो सब्स्टिट्यूट्स हैं, इसमें TULM और TRLM के जो हमारे SHGs बहने हैं, वो सारा इसमें उनका योगदान रहेगा। उसके सिंगल यूज प्लास्टिक के जो सब्स्टिट्यूट्स हैं, जैसे पेपर बैग, बैम्बू की कटलरी, एरिका नट की प्लेट्स, ये सारी चीजें उनके द्वारा जो बनाई जाएंगी, और हर एक मार्केट में, पूरे त्रिपुरा में जितनी मार्केट्स हैं, चाहे वो ग्रामीण इलाके में हो, चाहे वो शहरों में हो,
सब जगह उनके काउंटर्स होंगे, उनके स्टॉल्स होंगे, ताकि ये जो सिंगल यूज सब्स्टिट्यूट्स हैं, प्लास्टिक के बैग्स हैं, प्लास्टिक के कप प्लेट्स हैं, इन सब के जो सब्स्टिट्यूट्स हैं वो वहां पे आसानी से लोगों को उपलब्ध करवा सके, और ताकि जो ये पोल्यूशन है सिंगल यूज प्लास्टिक का, ये हम त्रिपुरा से इसको मुक्त कर सकें। यही हम लोगों का कैंपेन का चीप रेट होना चाहिए। इसके लिए ही एसएचजी ग्रुप जो हैं सारे उसको मास प्रोड्यूस करेंगे, तो निश्चय ही रेट काफी कम रहेगा। और साथ ही साथ हमारी स्टेट में अब बायो कॉम्पोस्टेबल बैग्स भी बनना शुरू हो गए हैं। ऑलरेडी 4 यूनिट्स ऐसे हमारी स्टेट में लग गए हैं, और ये वाले बायो कॉम्पोस्टेबल बैग्स भी अब मार्केट में आ जाएंगे, जो कि नॉर्मल प्लास्टिक बैग्स का सब्स्टिट्यूट है। और ये बैग सभी यूज करें, जो कि फेंक देने के बाद भी कंपोस्ट बन जाती है उनकी, और वो पोल्यूशन नहीं करते हैं। प्लास्टिक के उपयोग को खत्म करने के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए अभियान को पर्यावरणीय खतरों को रोकने के लिए नागरिक समाज के सदस्यों और जनता के समर्थन की बेहद आवश्यकता है। कसम ये खाए रे, टिक 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 टिक, प्लास्टिक टिक ना पाए रे, टिक 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 टिक, कसम ये खाए रे, टिक 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 टिक, प्लास्टिक टिक ना पाए रे। कुणाल शिंदे फ्रॉम अगरतला। अब हम सिक्किम चलते हैं। सिक्किम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अविनाश खरे ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 3 वर्ष पूरा होने के अवसर पर शुक्रवार को गैंगटॉक में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक सक्रिय दृष्टिकोण, सहयोगात्मक प्रयास और सफल कार्यान्वयन उच्च शिक्षा को बदलने और एक समावेशी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण वातावरण बनाने के लिए विश्वविद्यालयों की प्रतिबद्धता को उजागर करता है। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सफल कार्यान्वयन का विवरण भी साझा किया। अब चलिए मेघों के घर यानी सुंदर मेघालय। मेघालय की राजधानी शिलांग में जन्मे तेंजिंग सेरिंग के बारे में आपको बताते हैं। तेंजिंग सेरिंग ने रेस्तरां व्यवसाय के माध्यम से अपने सपनों को साकार किया है। खासी पिता और तिब्बती मां के घर जन्मे तेंजिंग सेरिंग न्यूयॉर्क में अपना तिब्बती रेस्तरां चलाते हैं। I started my studies from Dehradun, then I came back to Shillong. I was in St. Anthony's. So my subject was in commerce. So I did my studies from St. Anthony's, then I went to Karnataka as a teacher, maths teacher for 2 years. Then I joined industrial in Nepal for 2 years as an accountant. But my destiny was different, I think. My destiny wanted to throw me in the kitchen. So that's how it became everything. सेंट एंथनी कॉलेज से 1988 में स्नातक डिग्री करने के बाद तेंजिंग ने कर्नाटक में गणित शिक्षक के रूप में अपनी नौकरी की शुरुआत की, लेकिन उसके बाद नेपाल में एक फर्म में अकाउंटेंट के रूप में काम करने के लिए वो नौकरी छोड़ दी। लेकिन इसके बाद फिर जिंदगी ने मोड़ लिया और उन्होंने खाना बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि ये उनकी पहली पसंद था। इसके बाद तो कभी पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। तेंजिंग का पाक कौशल उन्हें यहाँ से बहुत दूर अमेरिका ले गया और जहाँ वे आज एक सफल उद्यमी बन गए हैं। अब वे अमेरिकन क्लिनरी फेडरेशन और वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ शेफ्स सोसाइटीज के सदस्य भी हैं। पिछले दिनों शिलांग में उन्होंने संवाददाताओं के साथ शिलांग से न्यूयॉर्क तक की अपनी यात्रा की पूरी जानकारी साझा की। तेंजिंग ने बताया, हालांकि उन्हें बचपन से ही खाना पकाने का शौक था, फिर भी उन्होंने कभी शेफ बनने के बारे में सोचा तो नहीं था। तेंजिंग ने कहा कि उन्होंने शिलांग गुवाहाटी रोड पर एक पंजाबी ढाबे में बर्तन साफ करने का काम भी किया। उन्होंने बताया कि उनके जीवन का निर्णायक मोड़ तब था जब उन्होंने 1998 में मॉस्को में एक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता और इस प्रतियोगिता में 72 देशों के शेफ ने हिस्सा लिया था। In 1998, when I joined the competition at Moscow, which was organized by the Moscow government,
from 72 countries, I also participated there. So I was the only one who bagged the gold medal. Then I changed my mind. I said, okay, now this is my destiny. So then and there I chose my destiny, professional as a chef. When I was in hostel, I used to help the chef who used to cook for us. While back in Shillong, I used to help my mom to run her restaurant. I used to help her to do some little small works in kitchen. So then and there how I got interested in cooking. But I didn't took it as a professional. I took professional since I received my gold medal. From there I started professional. उन्होंने कहा कि मैं स्वर्ण पदक पाने वाला एकमात्र व्यक्ति था और इस पल ने मुझे आश्वस्त कर दिया कि खाना पकाने को अपने पेशे के रूप में अब मुझे अपना लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि रूस के एक मेयर को उन्होंने जब अपने बनाए हुए खासी व्यंजन परोसे तो उन्होंने उसकी बहुत तारीफ की। मेयर ने व्यंजनों का स्वाद लिया और उसके बाद सेरिंग ने उन्हें बताया कि ये व्यंजन उनके गृह राज्य के हैं और वे खासी व्यंजनों को खासकर त्योहारों पर बनाते हैं, इसलिए हर बार ऐसा करना संभव नहीं है। मॉस्को में 3 साल के कार्यकाल के बाद सेरिंग ने न्यूयॉर्क पहुंचने से पहले साइबेरिया और पेरिस में भी काम किया। मॉस्को में 3 वर्ष के कार्यकाल के बाद तेनजिंग सेरिंग ने बताया कि हर रसोइये की अपनी एक खासियत होती है। उन्होंने कहा रसोइये 2 प्रकार के होते हैं, एक ऐसे जिनका एकमात्र उद्देश्य पैसा कमाना है और दूसरे वो होते हैं जो उन लोगों के स्वास्थ्य के बारे में ज्यादा सोचते हैं जिन्हें वो खाना खिलाते हैं। तो मैं दूसरी श्रेणी में आता हूँ क्योंकि मेरे ग्राहकों का स्वास्थ्य मेरे लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वे जापानी खाना पकाने के बहुत शौकीन हैं क्योंकि ये स्वास्थ्य वर्धक होता है। I hope if I give this interview to you, some of the chefs may get wife to be. But I say in this world there are 2 chefs. One who makes money and another one who thinks for the people's health. So there are 2 types of chefs. In my opinion, I go after the health, not for the money. Because the health is most important. No, money you can make it, but the money which you earn from the negative way, it won't last for a long period. So that's the thing. सेरिंग ने कहा कि एक शेफ बनने के बाद आपको हर चीज का पता होना जरूरी है, जैसे किस महाद्वीप में कैसा खाना बनता है या भारत में अलग अलग जगहों में किस तरह का खाना बनाया जाता है। सेरिंग एक योग्य आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सक भी हैं और न्यूयॉर्क में अपने क्लिनिक में सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक लोगों को मुफ्त सलाह देते हैं, इलाज करते हैं। उन्होंने बताया कि आयुर्वेद मुझे पसंद है क्योंकि वो बीमारियों को ठीक करने का एक प्राकृतिक तरीका है। शिलोंग आने के बाद मैं लोगों का मुफ्त इलाज कर रहा हूँ। जब सेरिंग से पूछा गया कि युवा पीढ़ी के लिए वे क्या संदेश देना चाहेंगे तो उन्होंने कहा कि ध्यान केंद्रित करना यानी अपने लक्ष्य के बारे में सोचना बहुत जरूरी है और अपने जुनून को आगे बढ़ाना महत्वपूर्ण है। I open a clinic, but I do it's a social work for everyone. It's free for everyone. So whoever comes for treatment, I give it free without any charge. Even since I came to Shillong, I have lots of patients who are so whoever there are who wants to do alignment, contact Alinsam or Kongdora, then let me know. I'll do it freely to everyone. It's a very complicated journey, but I didn't give up. So whenever it's a motivation, I want to tell the younger generation not to give up. Just stick on your focus, whatever you want to do, your destiny, just get it. There's a saying that grab for the sun, and if you can't grab the sun, you'll get the stars. So that's the proverb which is very inspiring to the younger generation. I always say, don't give up. Stick on your destiny. That's the main point. Because our Khasi, we definitely try to achieve our destiny, but in the middle of the way they give up. The reason why they give up is they lose their hope. So don't lose your hope. Go for it. You'll get it. Definitely. If I can get it, you can get it too. Because I started my journey as a dishwasher. And right now I'm an executive chef. I'm a master chef. I did my course in Ayurvedic practitioner. I did in naturopathy. I did chiropractic. So these are the only things which I have achieved by myself. So you can do it too. I request all our Khasi brothers and sisters, please don't give up and never give up till you achieve your achievements. उन्होंने कहा, मैंने जनजातीय युवाओं को आधे रास्ते में हार मान लेते देखा है। अगर मैंने भी हार मान ली होती तो शायद मैं इतनी दूर तक कभी नहीं आ पाता।
शिलंग में जन्मे एग्जीक्यूटिव शेफ तेंजिंग शेरिंग की यात्रा का हर पन्ना किसी के लिए प्रेरणादायक हो सकता है। इससे हम ये जान सकते हैं कि अगर हम दृढ़ निश्चय कर लें तो असंभव तो कुछ भी नहीं है। और शायद शेरिंग ने ठीक कहा कि अपने जुनून पर ध्यान केंद्रित करना ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। For Northeast Diary for AIR News Shillong. और अब चलते हैं अरुणाचल प्रदेश। पर्यटन मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के पर्यटन विभाग के सहयोग से बीते सप्ताह मंगलवार को इस पहाड़ी राज्य अरुणाचल प्रदेश में युवा पर्यटन क्लब पहल की शुरुआत की। इसे हम युवा टूरिज्म क्लब भी कह सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश के पर्यटन सचिव स्वप्निल नाइक ने मंगलवार को ईटानगर में राज्य खाद्य शिल्प संस्थान में पर्यटन मंत्रालय और अरुणाचल प्रदेश राज्य पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित एक समारोह में युवा पर्यटन क्लब का शुभारंभ किया। युवा पर्यटन क्लब पर्यटन के युवा दूतों के पोषण और विकास के लिए पर्यटन मंत्रालय की एक विशेष पहल है। इसका उद्देश्य इन युवाओं को भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता फैलाने की दिशा में काम करना है। युवा टूरिज्म क्लब का विचार छात्रों में समग्र रूप से पर्यटन के प्रति रुचि पैदा करना है और इसमें उन्हें प्रारंभिक चरण में जगह की संस्कृति और अन्य चीजों से परिचित कराना भी शामिल है। आकाशवाणी से बातचीत में पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत भारत पर्यटन ईटानगर के प्रबंधक शंकर देव शर्मा ने कहा कि इस पहल का पूरा विचार इस क्लब के सदस्यों के लिए इस तरह की है, वो जहां भी जाते हैं या जो कुछ भी करते हैं उसमें पर्यटन और राज्य के लिए एक पर्यटन दूत के रूप में काम करना है। And this initiative by the Ministry of Tourism, Government of India, is basically to encourage the young students at a very educational level, wherein they are educated and informed about the resources of our country, the cultural heritage, and the need for preserving our heritage, so that this can be a resource for the future generations in the coming days. And also with the increase of tourism, a lot of talkings have been happening about sustainable tourism, how we need to preserve a destination. So these kind of things and issues will be addressed by the club members. The idea is to educate these members and train these club members so that they are able to go around and spread the message, and they can talk about the resources, they can talk about how to travel sustainably and responsibly, and also they can develop themselves as leaders in the coming days, so that they can also take up tourism as an industry, as a profession, and they can make a good career in that. So basically it is more to do with promotion and amplifying the initiatives of the Ministry of Tourism. These club members will also be trained as like skill development, leadership qualities, and how to travel responsibly and sustainably. So they will be performing various activities like participating in painting competition, logo making competition, which will be based on tourism themes like sustainable, save water, save our resources, Swachh Bharat, Atmanirbhar Bharat. So these are the various themes, and from time to time the club members will be engaged in all these events, wherein they will participate and also they will encourage others to participate, and thereby they will create an awareness amongst their student level, so that others also take up river tourism and also become a club member, and they can represent the Ministry of Tourism at their own school levels. And also when they travel locally, they will also represent the Government of India, and they will create an atmosphere for a sustainable tourism so that everyone can jointly participate and preserve the culture. अरुणाचल प्रदेश में बीते सप्ताह 135 युवा पर्यटन क्लबों का उद्घाटन किया गया और इन 135 युवा पर्यटन क्लबों में अब तक 5000 से अधिक सदस्य बने हैं। This is Rakesh Dole, AIR News, Itanagar. नेपाली भाषा के वरिष्ठ साहित्यकार श्री थिरुप्रसाद नेपाल को भानु पुरस्कार 2023 से अलंकृत किया गया है। नेपाल के आदि कवि भानुभक्त आचार्य की जयंती 13 जुलाई को प्रतिवर्ष सिक्किम के शीर्ष साहित्यिक संस्था नेपाली साहित्य परिषद द्वारा साहित्य सेवा के लिए किसी वरिष्ठ साहित्यकार को पुरस्कृत किया जाता है। इस वर्ष ये प्रतिष्ठित पुरस्कार एक सिद्धस्थ कथाकार तथा विशिष्ट कवि थिरुप्रसाद नेपाल को दिया गया है और उत्कृष्ट कथाकार के रूप में अब तक सिक्किम, दार्जिलिंग और विभिन्न स्थानों से पुरस्कारों से भी थिरुप्रसाद नेपाल को सम्मानित
किया जा चुका है। तो अब पूर्वोत्तर डायरी कार्यक्रम में भानु पुरस्कार 2023 से सम्मानित वरिष्ठ साहित्यकार थिरू प्रसाद नेपाल के साथ एक बातचीत हम आपको सुनवा रहे हैं। सिक्किम के हमारे समाचार एकांश से हमारी सहयोगी उषा शर्मा ये बातचीत कर रही हैं। तो आइए हम जानेंगे कि साहित्य में थिरू प्रसाद नेपाल की रुचि कैसे और कब से जगी और किसकी प्रेरणा से आपने लेखन का काम शुरू किया। हम जानेंगे कि साहित्य पर सोशल मीडिया के प्रभाव के बारे में क्या विचार हैं आपके, साहित्य में रुचि रखने वाली वर्तमान युवा पीढ़ी और भावी पीढ़ी के लिए संदेश क्या है। तो आइए सुनते हैं। नेपाली भाषा के वरिष्ठ साहित्यकार श्री थिरू प्रसाद नेपाल को भानु पुरस्कार 2023 से अलंकृत किया गया है। नेपाली आदिकवि भानुभक्त आचार्य की जयंती 13 जुलाई को प्रतिवर्ष सिक्किम के शीर्ष साहित्यिक संस्था नेपाली साहित्य परिषद द्वारा दीर्घकालीन साहित्य सेवा के लिए वरिष्ठ साहित्यकार को पुरस्कृत किया जाता है। इस वर्ष यह प्रतिष्ठित पुरस्कार एक सिद्धहस्त कथाकार तथा विशिष्ट कवि थिरू प्रसाद नेपाल को दिया गया है। सबसे पहले साहित्य में रुचि कैसे और कब से जगी और किसकी प्रेरणा से लेखन कार्य शुरू किया आपने? ये बात बहुत पहले की है। जब मैं बहुत छोटा था मेरे पिताजी कुछ सामाजिक कार्यकलापों में कुछ दिलचस्पी रखते थे। उनके पास कुछ पत्रिकाएं दार्जिलिंग से, गंतोक से हिमालय संदेश, दार्जिलिंग से धुआं, दीपक, भानु आता था विराटनगर से। तो मुझे लगता था ऐसे कागजों में, ऐसे सफा कागज में अगर मेरा भी फोटो आता, मेरा भी नाम आता तो कितना अच्छा होता। मैं ये सोचता रहता था और रहते रहते मुझे वो लिखने की जो अंदर हृदय के बहुत अंदर से हुए उत्प्रेरणा जाग उठी और मैंने कुछ लिखना शुरू किया। पिताजी गांव के प्रमुख थे, मुखिया थे, तो गांव के लोग उनसे कुछ दरख्वास्त लिखवाने आते थे। पिताजी मुझसे ही लिखवाते थे वो, तो इससे भी कुछ न कुछ काम किया। तो बाद में मेरे शिक्षक थे स्वर्गीय बालकृष्ण श्रेष्ठ जी, स्वर्गीय नरबहादुर भंडारी जी जो सिक्किम के मुख्यमंत्री भी हुए, उनकी पत्नी मैडम डी.के. भंडारी जी, उन्होंने मुझे पढ़ाया है, और मैडम डॉक्टर शांति छेत्री जी और मैडम इंदिरा स्टीफन जी, ऐसे ऐसे शिक्षकों का मैं शिष्य रहा हूँ। तो मुझे वैसे ही नामची स्कूल में वॉल मैगजीन की परंपरा भंडारी सर के जमाने में था। तो किसका कुछ आर्टिकल हो अगर दीवार पे लगा दो और उसके बाद से चेन से उसको बंद कर दो, तो हम वहां से भी लिखने शुरू किया। और बाद में जब सिक्किम का विलय होने का जो प्रोसेस, तो मैंने उसमें निबंध संग्रह, निबंध प्रतियोगिता राज्य स्तर की सिक्किम की, उसमें नेशनल इंटीग्रेशन के लिए मेरी योजनाएं, राष्ट्रीय एकीकरण के लिए मेरी योजनाएं शीर्षक में निबंध प्रतियोगिता था। मैं पहले हुआ था और उस जमाने के राज्यपाल विनय बीबी लाल साहब के हाथ से मुझे पुरस्कार मिला था। पुरस्कार भी 1974 की बात है, 50 रुपए का पुरस्कार था जी। तो उससे होते होते मैं लिखने में मेरे दिलचस्पी और लगा कि मैं लिख सकता हूँ कुछ। अब तक आपके 7 कथा संग्रह और एक कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। कृति संख्या की दृष्टि से कविता कम है, इसका कारण क्या हो सकता है? मुझे जो इजी मेरा अप्रोच था, जो मेरा बहने का जो बहाव था, जो रास्ता था, कहानी में ही मुझे अच्छा लगा। कविताओं में बेजोड़ लोग थे हमारे सामने, राजेंद्र जी थे जी, मन प्रसाद सुब्बा जी थे और नौरजान चांगदेन जी थे। कहानी में भी कुछ जोरदार लोग तो थे, लेकिन मुझे लगा कि मैं कहानी ही अच्छी तरह से लिख सकता हूँ। हालांकि मैंने कुछ कविताएं लिखी है और एक संग्रह तो है ही है आप लोग, और कभी कभी सोशल मीडिया पे भी कविताएं देता हूँ, मैं कार्यक्रमों में देता हूँ। तो मुझे फिर भी कहानी में मुझे कुछ ज्यादा आनंद आने लगा। प्रकाशोन्मुख भी कोई कृति है आपके? अभी एक कहानी संग्रह है, उसमें अब कम से कम 11-12 कहानी तो चाहिए ही। फिर भी अभी 3-4 कहानियां ही हुई है, लेकिन मेरे ऊपर एक किताबें निकलने जा रही है बहुत जल्दी। उसमें बड़े बड़े समालोचकों की टिप्पणी है मेरे ऊपर, मेरे कहानियों के ऊपर। तो वो किताब लगभग नेपाली भाषा मान्यता दिवस जो 20 अगस्त आती है, उसके इर्द गिर्द किस समय में वो लोकार्पित की जा सकती है, मैं ऐसे आशा है। विश्व भर के विद्वानों ने कथा के अनेक परिभाषा दिए हैं। आप अपने रचनाओं में किस बात पर और किस पक्ष पर बल देते हैं? मैं तो अपनी कहानियां किस धारा में लिखता हूँ अपने आप तो कहना नहीं चाहिए, फिर भी
कुछ पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि आपकी कहानी में सामाजिक यथार्थवाद और कुछ व्यंग मिश्रित मसले दिखी जाती है। जी जी, सामाजिक यथार्थवाद और व्यंग्यात्मक शैली में ही आप लिखना पसंद करते हैं। मैं बिल्कुल उसी में लिखना पसंद जी। उत्कृष्ट कथाकार के रूप में आप अब तक सिक्किम, दार्जिलिंग और विभिन्न स्थानों से पुरस्कृत और अभिनंदित हो चुके हैं। भानु पुरस्कार 2023 की घोषणा के बाद का अनुभव तथा प्रतिक्रिया के बारे में भी कृपया जानकारी दीजिएगा। ये अपने राज्य से दी गई शायद सबसे ऊंची पुरस्कार जी। तो स्वाभाविक है एक कहानीकार होने के नाते और एक सर्जक होने के नाते अपने राज्य के सर्वोच्च साहित्यिक संस्था नेपाली साहित्य परिषद गन्तोक सिक्किम के मेरे दोस्तों सबको मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा, इस योग्य चुना। साहित्य पर सोशल मीडिया के प्रभाव के बारे में आपका विचार क्या है? अपने अपने दृष्टिकोण है ये। वैसे इन जनरल आम तौर पर साहित्य को बुरा प्रभाव ही दे रहा है, यानी कि नहीं देना चाहिए। इसके ऊपर हम मिर्जा गालिब से लेकर लियो टॉल्स्टॉय से लेकर सब चीज इसमें पा सकते हैं हम जी। टैगोर तक की हम रचनाएं पा सकते हैं, सर वो हेनरी की कहानियां भी हम पढ़ सकते हैं इसमें, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविताएं भी पढ़ सकते हैं, माइल्स को बिफोर आई स्लीप करके। लेकिन जो अभी का जो युवा पीढ़ी है वो इसको सही ढंग से ले रहा है, मैं नहीं कह सकता। जी, साहित्य में रुचि रखने वाली युवा पीढ़ी तथा भावी पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ चिंतन के साथ, कुछ गंभीरताओं के साथ, कुछ अध्ययन के साथ ही आप साहित्य लिखने को आगे आइए, नहीं तो आपका लिखना और न लिखना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसलिए लिखिए, जरूर लिखिए, लिखने की कोशिश कीजिए, लेकिन अपनी एक पहचान बना के लिखिए, अपने एक अध्ययन का बैकग्राउंड बना के लिखिए, तभी कुछ मजा आएगा, कुछ चीज निकल के आएगी। जी जी, अगर लिखना ही है तो अध्ययन जरूरी है। या बिल्कुल बिल्कुल बहुत जरूरी है। हाँ, अपनी अत्यधिक व्यस्तता के बावजूद आप समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए और अपना विचार साझा किया, इसके लिए धन्यवाद। प्रतिष्ठित भानु पुरस्कार के लिए पुनः बधाई देते हुए आपकी क्रियाशील साहित्य यात्रा की कामना करते हुए मैं उषा शर्मा विदा लेती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद उषा जी। अभी आप सुन रहे थे नेपाली भाषा के वरिष्ठ साहित्यकार श्री थिरू प्रसाद नेपाल से सिक्किम समाचार एकांश से हमारी सहयोगी उषा शर्मा की बातचीत। बीते सप्ताह चंद्रयान की सफल उड़ान पर नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने इसरो को बधाई दी है। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण पर इसरो को बधाई देते हुए कहा कि चंद्रमा की यात्रा शुरू होना देश के लिए बड़े गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि इसरो के दल की निष्ठा और समर्पण का ये एक प्रतीक है। श्री रियो ने चंद्रयान की ऐतिहासिक लैंडिंग आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।